दोस्तों नमस्कार। मनोविज्ञान की अगली क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कल हम लोगों ने पढ़ा था अधिगम का अर्थ और उसकी अवधारणा के बारे में समझा था हम लोगों ने। तो अधिगम का मैंने कल आपको अर्थ बताया। अधिगम का मतलब सीखना, और सीखेंगे तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। व्यवहार में परिवर्तन भी अपेक्षाकृत होना चाहिए। अधिगम की पहली शर्त है व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी शर्त है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना चाहिए। हमारे व्यवहार में परिवर्तन दोनों मनों के द्वारा हो सकता है, चेतन के द्वारा भी हो सकता है और अचेतन मन के द्वारा भी हो सकता है। चेतन मन के द्वारा जो स्थायी परिवर्तन होंगे, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होंगे, उनको तो बोलेंगे अधिगम। और अचेतन मन के द्वारा जो स्थायी परिवर्तन होंगे वो कहलाएंगे परिपक्वता। चेतन मन कहेंगे ऐसे कार्य जो हमारे अंडर में जो हम खुद करेंगे वो चेतन मन के द्वारा, और ऐसे कार्य जो स्वतः स्वाभाविक अपने आप होते रहते हैं वो कहलाएंगे अचेतन मन के द्वारा। जैसे कुत्ते का भौंकना परिपक्वता में आएगा, या मैं ये कह दूं हमारे अंदर स्वतः स्वाभाविक अपने आप होने वाले कार्य अचेतन मन के द्वारा होंगे, और जो भी कार्य अचेतन मन के द्वारा होंगे वो कहलाएंगे परिपक्वता। जैसे दांतों का उगना, दांतों का निकलना, दांत अपने आप निकलेंगे, हम नहीं निकालते, स्वतः स्वाभाविक अपने आप चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये परिपक्वता कहलाएगी। इसी प्रकार से नाखूनों का बढ़ना, नाखूनों को हम नहीं बढ़ाते, स्वतः स्वाभाविक अपने आप निकलते रहते हैं, तो ये अचेतन मन के द्वारा होते हैं, और अचेतन मन के द्वारा जो परिवर्तन होंगे वो कहलाएंगे परिपक्वता। इसी प्रकार से जबकि चेतन मन के द्वारा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाएगा, और इसमें हमें जानबूझ करके कार्य करना पड़ेगा। तो चेतन मन की एक विशेषता है, अधिगम की विशेषता है कि अधिगम जो चेतन मन के द्वारा होगा उसमें अनुभव और अभ्यास दोनों की आवश्यकता होगी, जबकि परिपक्वता में बिना अनुभव और अभ्यास के होती है। तो अब इसी के आधार पर यदि मैं परिभाषा बनाऊं अधिगम की, तो अधिगम की परिभाषा बनेगी कि अनुभव और अभ्यास के द्वारा चेतन मन के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाएगा हमारा अधिगम, और इसका उल्टा कर दूं मैं तो कहलाएगा परिपक्वता। और परिपक्वता की क्या परिभाषा बनेगी? परिपक्वता की परिभाषा बनेगी कि बिना अनुभव और अभ्यास के, देखो अधिगम में तो अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता होती है, जबकि परिपक्वता में कोई अनुभव और अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, बिना अनुभव और अभ्यास के होगा। तो बिना अनुभव और अभ्यास के अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होने वाला स्थायी परिवर्तन कहलाएगा परिपक्वता, जबकि अधिगम कहलाएगा अनुभव और अभ्यास के द्वारा चेतन मन के द्वारा होने वाला हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहलाएगा अधिगम। तो अधिगम और परिपक्वता में अंतर यदि हम देखें तो अधिगम तो होगा हमारे चेतन मन के द्वारा, परिपक्वता होगी हमारे अचेतन मन के द्वारा। अधिगम होता है हमारा अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जबकि परिपक्वता होती है स्थायी परिवर्तन। हमारा अधिगम जो होगा जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलता रहेगा, जबकि परिपक्वता गर्भावस्था से लेकर के एक निश्चित अवस्था तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे व्यवहार में चेतन और अचेतन दोनों मनों के द्वारा परिवर्तन हो सकता है। अब दोस्तों हम देखेंगे आगे कि अधिगम की जो प्रक्रिया है हम कैसे सीखते हैं, सीखने की प्रक्रिया क्या है। व्यवहारिक तौर पर यदि हम देखें तो अधिगम कैसे होता है वो जरा ध्यान से सुनना है हम लोगों को। तो मैं ये कहूँ कि अधिगम कैसे होता है व्यवहारिक तौर पर यदि मैं इसे समझाऊं तो थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, वीडियो अपना लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको अधिगम की पूरी कॉन्सेप्ट को, पूरी विचारधारा को क्लियर कराएगा आगे। अब ध्यान से समझते चलना। तो मैं कह दूं अधिगम व्यवहारिक तौर पर कैसे होता है वो समझने वाली बात है। तो अधिगम सबसे पहले हमारे पास जो भी ज्ञान आएगा वो ज्ञान आएगा हमारे पास वातावरण से। कहां से आएगा हमारे पास ज्ञान? वातावरण से। वातावरण से ज्ञान आया और हमारा ये ज्ञान जाएगा हमारी ज्ञानेंद्रियों में। वातावरण से ज्ञान आएगा, ज्ञान जाएगा हमारी ज्ञानेंद्रियों में। ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी 5, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीव। जो भी वातावरण से ज्ञान आया हमारे पास वो सीधा हमारी जाएगा ज्ञानेंद्रियों में, और ज्ञानेंद्रियां इससे ले जाएंगी सीधा मस्तिष्क में। और मस्तिष्क यदि हमारा किसी बात को बिना सोचे समझे सीधा मान ले तो सीधा सीधा मान लेना कहलाएगा संप्रत्य। इसका मतलब मैं ये कह दूं कि माना हुआ ज्ञान कहलाता है मनोवैज्ञानिक भाषा में संप्रत्य।
तो वातावरण से ज्ञान आया, ये ज्ञान हमारी जाएगा ज्ञान इंद्रियों में, और ज्ञान इंद्रिय से ले जाएंगे मस्तिष्क में, और हमारा मस्तिष्क यदि इसको सीधा सीधा मान ले तो वो कहलाएगा संप्रत्य। हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक तो होता है पूर्व ज्ञान और एक होता है नया ज्ञान। पूर्व ज्ञान तो वह कहलाएगा जो हमारे पास पहले से स्थित है, और नया ज्ञान वह कहलाएगा जो अब हम सीखेंगे, वो हमारा नया ज्ञान पहले से हमारे पास स्थित है, वो पूर्व ज्ञान। दोनों ज्ञानों को मिलाते हुए यदि हम सीखेंगे तो वो प्रक्रिया कहलाएगी, वो क्रिया कहलाएगी संक्रिया मनोवैज्ञानिक भाषा में। और संक्रिया होगी दोनों ज्ञानों में तुलना करके, चिंतन करके, तर्क करके, लॉजिक करके। तो मैं ये कह दूं, तर्क करना, चिंतन करना, या दोनों ज्ञानों में तर्क होना, चिंतन होना मनोवैज्ञानिक भाषा में कहलाएगा संक्रिया। और पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान दोनों से मिलकर के जो ज्ञान बनेगा वो हमारा नया ज्ञान बनेगा, और नए ज्ञान को फिर हम कहेंगे संज्ञान। नए ज्ञान को कहेंगे हम संज्ञान, और संज्ञान का यहां पर मतलब हो गया समझा हुआ ज्ञान। तो ध्यान से समझना दोस्तों, वातावरण से ज्ञान आएगा। अब मैं एक चीज और बता दूं कि वातावरण में क्या क्या आएगा। वातावरण में आता है, एक तो आएगी मां, एक आएगा परिवार, एक आएगा हमारा खेल का मैदान, और एक आता है विद्यालय। दोस्तों ये चारों चीज वातावरण में आएंगी, मां, परिवार, खेल का मैदान और विद्यालय। तो वातावरण से जो भी हमें ज्ञान आएगा वो सीधा हमारी ज्ञान इंद्रियों में जाएगा, और ज्ञान इंद्रिय ऐसे हमारे मस्तिष्क में ले जाएंगी, और मस्तिष्क यदि बिना सोचे समझे डायरेक्ट मान ले, सीधा मान ले, तो उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे संप्रत्य। और हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान। यदि जब इन दोनों में तुलना होने लग जाए, पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान में तुलना होने लग जाए, तर्क होने लग जाए, तो उसको मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे संक्रिया। और संक्रिया के बाद जो नया ज्ञान बनेगा वो कहलाएगा संज्ञान। इसका मतलब समझ कर समझा हुआ ज्ञान कहलाएगा संज्ञान। अब ध्यान से समझना दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास तीन शब्द निकल के आए, एक तो निकल के आया संप्रत्य, एक संक्रिया और एक को संज्ञान। संप्रत्य किसे कहेंगे, संक्रिया किसे कहेंगे, संज्ञान किसे कहेंगे? तो ध्यान से समझना, मैं एक उदाहरण से तीनों शब्दों को क्लियर अभी करेंगे। जैसे मान लीजिए एक बालक है, और बालक 2-3 वर्ष का है। उस बालक ने आकर मेरे से पूछा कि ये क्या है। मैंने बालक को इसके बारे में कहा, बेटा ये हेलीकॉप्टर है। अब बालक मान लेगा, मेरे से तर्क थोड़ी करेगा, बिना सोचे समझे डायरेक्ट मान लेगा कि बिल्कुल साहब ये हेलीकॉप्टर है। अब वही बालक जिसको मैंने पहले किसका ज्ञान कराया इसके बारे में, हेलीकॉप्टर का, वही बालक बड़ा हो गया, 8-10 वर्ष का हो गया, पढ़ने के लिए स्कूल में चला गया, और स्कूल में पढ़ रहा है। उसकी क्लास में सर उसे पढ़ा रहे हैं। सर ने कहा बेटा उधर से टेबल पर से खड़ा होकर के मार कर देना। वही बालक खड़ा होगा, खड़ा होकर के सर से कहेगा कि सर जी टेबल पर मारकर नहीं है। सर कहेंगे बताओ क्या क्या पड़ा है। बालक कहेगा सर इस टेबल पर चाबियां पड़ी हुई हैं, रजिस्टर पड़े हुए हैं, चौक पड़े हुए हैं, और 2-4-5 हेलीकॉप्टर भी पड़े हुए हैं। सर जी कहेंगे बेटा देख ये हेलीकॉप्टर नहीं है, इधर ला इनको। लाया, सर ने बताया बेटा देख ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ये है मार्कर। अब एक विषय के बारे में बालक के माइंड में 2 ज्ञान हो गए। ये इसके बारे में बालक के माइंड में 2 ज्ञान हो गए। एक तो मैंने पहले उसको पूर्व ज्ञान क्या दिया इसके बारे में, हेलीकॉप्टर का ज्ञान कराया। किसका ज्ञान कराया, हेलीकॉप्टर का। और अब उससे नया ज्ञान क्या मिला, मार्कर का। अब बालक के माइंड में संक्रिया होगी। संक्रिया कैसे होगी, बालक सोचेगा, विचार करेगा, लोगों से पूछेगा कि ये हेलीकॉप्टर है मार्कर है, हेलीकॉप्टर है मार्कर है, तो ज्यादातर लोग उसे ज्ञान देंगे बेटा ये मार्कर है। अब हमारे माइंड में एक ही चीज आ सकती है एक परिस्थिति में कि या तो वो आदमी अच्छा है या वो आदमी बुरा है। इसी प्रकार से या तो ये हेलीकॉप्टर है या ये मार्कर है। तो ज्यादातर जब बालक के माइंड में तर्क होगा, चिंतन होगा, उसके आधार पर दोनों ज्ञानों में तुलना होगी, तर्क होगा, लॉजिक होगा, उसके आधार पर बालक निष्कर्ष निकालेगा कि ये हेलीकॉप्टर नहीं है, ये तो क्या है, मार्कर है। अब बालक की समझ में आ गया कि बिल्कुल साहब ये क्या है, मार्कर है। नया ज्ञान बन गया, और समझ करके जो ज्ञान बना वो क्या कहलाएगा, संज्ञान। तो ध्यान से समझना,
माना हुआ ज्ञान कहलाता है मनोवैज्ञानिक भाषा में संप्रत, सीधा सीधा मान लेना, बिना सोचे समझे डायरेक्ट ग्रहण कर लेना, वो कहलाएगा संप्रत। और जब पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान में तुलना होने लग जाए, तर्क होने लग जाए, लॉजिक होने लग जाए, वो कहलाएगा संक्रिया। और संक्रिया के बाद में दोनों ज्ञानों से मिलकर के, पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान से मिलकर के जो नया ज्ञान बनेगा दोस्तों, वो कहलाएगा संज्ञान। इसका मतलब समझ कर समझा हुआ ज्ञान कहलाएगा संज्ञान। तो दोस्तों बता, यहां से यहां तक की ये जो प्रक्रिया थी ये हमारे माइंड में चली अभी तक, ये शरीर में केवल माइंड की है। तो बताओ, इसको मैं यदि मानसिक क्रिया कह दूं, कोई बुराई है क्या? बिल्कुल कोई बुराई नहीं है, मैंने इसको कह दिया मानसिक क्रिया। ठीक है ना दोस्तों। अब एक चीज और समझना कि संज्ञान बन गया हमारा, संज्ञान खोपड़ी में बना, माइंड में बना। हमारी माइंड और बॉडी आपस में दोनों कनेक्टेड है, एक समझौता हुआ है। माइंड कहता है बॉडी से कि यदि तेरे पास कोई सूचना मिले तो हमें बताना, और बॉडी कहती है माइंड से यदि तेरे पास कोई सूचना मिले तो हमें बताना। दोनों में एक समझौता है। जैसे माइंड के पास कोई खबर आएगी वो सीधा बॉडी के पास पहुंचाएगा, अगर बॉडी के पास कोई खबर आई तो उसे सीधा माइंड के पास भेजेगा वो। ठीक है ना। तो इस समझौते के तहत जैसे ही बालक के माइंड में संज्ञान बन गया, तो इस संज्ञान को हमारे शरीर में होता है एक तंत्रिका तंत्र, और ये तंत्रिका तंत्र ले जाएगा हमारे शरीर में उस ज्ञान को, और शरीर करेगा क्रिया। और प्रत्येक क्रिया मनोवैज्ञानिक भाषा में कहलाती है व्यवहार। दोस्तों ध्यान से समझना, व्यवहार ये हमारा बॉडी है, और हमारे बॉडी या शरीर के द्वारा हम जो भी क्रिया करेंगे, हलचल होगी, जो भी क्रिया होगी, वो सब व्यवहार कहलाएगा मनोवैज्ञानिक भाषा में। तो शरीर उसे ले जाएगा, तंत्रिका तंत्र ले जाएगा शरीर के पास, शरीर हमारा इससे ले जाएगा कर्मेंद्रियों के पास, शरीर हमारा ले जाएगा कर्मेंद्रियों के पास। और कर्मेंद्रियां हैं हमारी दो हाथ और पैर, कर्मेंद्रियां ले जाएंगी इसे शरीर के पास, और शरीर करेगा हमारा क्रिया। और प्रत्येक क्रिया मनोवैज्ञानिक भाषा में कहलाता है व्यवहार। और हमारा व्यवहार यदि अपेक्षाकृत स्थायी हो गया तो समझ लो होगा अधिगम। इतनी लंबी प्रोसेस होती है अधिगम की, तब जाकर के हमारा अधिगम होता है। यदि हम व्यवहारिक तौर पर देखें ना, तो इतनी लंबी प्रोसेस में होकर गुजरना पड़ता है हमें, तब जाकर के अधिगम होगा। तो वातावरण से आएगा ज्ञान। वातावरण में चारों है, माँ है, परिवार है, खेल का मैदान है, विद्यालय। वातावरण से हमें ज्ञान आया, ज्ञान हमारी सीधी ज्ञान इंद्रियों में जाएगा, ज्ञान इंद्रिय मस्तिष्क में ले जाएंगे, मस्तिष्क से सीधा सीधा ग्रहण कर लेगा तो संप्रत, यानी माना हुआ ज्ञान कहलाएगा संप्रत। और हमारे मस्तिष्क में दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, पूर्व ज्ञान और नया ज्ञान। ये दोनों मिल जाएं, दोनों में तर्क होने लग जाए, चिंतन होने लग जाए, तो उसे कहेंगे संक्रिया। और दोनों के बाद नया ज्ञान बनेगा, वो कहलाएगा मनोवैज्ञानिक भाषा में संज्ञान। और संज्ञान को तंत्रिका तंत्र शरीर में ले जाएगा, शरीर कर्मेंद्रियों के पास ले जाएगा, कर्मेंद्रियां शरीर के पास ले जाएंगी, और शरीर से क्रिया होगी। प्रत्येक क्रिया को मनोवैज्ञानिक भाषा में कहेंगे व्यवहार। व्यवहार हमारा अपेक्षाकृत यदि स्थायी हो गया तो कहलाएगा दोस्तों अधिगम। इतनी लंबी प्रक्रिया होती है अधिगम की। अब मैं यहां से यहां तक कह दूं तो दोस्तों बताओ, ये जो प्रक्रिया है ये हमारे माइंड की है या शरीर की है? शरीर की। बताओ, मैं इसे शारीरिक क्रिया कह दूं, कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। तो बताओ, अधिगम में केवल हमारा माइंड ही एक्टिव होगा या शरीर भी एक्टिव होगा? दोनों एक्टिव होंगे, तब जाकर के अधिगम होगा। तो मैं यदि ये कह दूं कि अधिगम हमारा मनोशारीरिक होता है तो कोई बुराई नहीं है दोस्तों। अधिगम कैसा होता है? हमारा मनोशारीरिक होता है। तो इतनी लंबी प्रक्रिया में होकर गुजरना पड़ता है हमें अधिगम। तो व्यवहारिक तौर पर हमने देखा कि अधिगम इस प्रकार से होगा। अब दो शब्द और इनको ध्यान से सुना। एक तो होती है क्रिया और एक होती है संक्रिया। एक होता है ज्ञान और एक होता है संज्ञान। दोस्तों क्या अंतर है दोनों में? व्यवहारिक तौर पर यदि देखें, क्रिया और संक्रिया एक ही बात है, अलग अलग है। हमारा ज्ञान और संज्ञान एक ही बात है, अलग अलग, दोनों अलग अलग है। देखो, क्रिया तो कहेंगे यदि हमारे शरीर में किसी प्रकार की हलचल हो रही है तो कहलाएगी क्रिया। हमारे शरीर में यदि किसी प्रकार की हलचल हो रही है तो उसे मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे क्रिया। और यदि हमारे माइंड में किसी प्रकार की हलचल हो रही है तो कहलाएगी संक्रिया। ध्यान रखना, शरीर में हलचल हो तो क्रिया और खोपड़ी में माइंड में हलचल हो तो संक्रिया। दोनों में अंतर है। ये अमूर्त होगी और ये मूर्त होगी।
इसी प्रकार से ज्ञान और संज्ञान में क्या अंतर है? यदि ज्ञान तब तक ज्ञान है जब तक कि वो खोपड़ी से बाहर है, लेकिन जैसे ही वो ज्ञान यदि हमारी खोपड़ी में आ गया, समझ में आ गया, तो दोस्तों बन जाएगा संज्ञान। तो खोपड़ी से बाहर है तो ज्ञान, और समझ में आ गया तो क्या कहलाएगा? संज्ञान। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समझ कर समझा हुआ ज्ञान क्या कहलाएगा दोस्तों? संज्ञान कहलाएगा। तो इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। तो अधिगम जो होता है कैसा होता है? मनोशारीरिक। अधिगम हमारा एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जारी रहती है, या मैं कह तो जीवन पर्यंत जारी रहती है। अधिगम बताओ, अब एक चीज होता है ना, अधिगम क्या गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है या जन्म लेने के बाद से प्रारंभ होता है? दोस्तों अधिगम जन्म से प्रारंभ होता है, गर्भावस्था में कोई अधिगम नहीं होता। अभी मैं आपको थोड़ा क्लियर करूं, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जारी रहती है। अब गर्भावस्था में क्या अधिगम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। गर्भावस्था में बिल्कुल अधिगम नहीं होता। जैसे मैं आप बता दूं दोस्तों, मान लीजिए ये कोई गर्भवती महिला है और ये गर्भवती है, इसके जो शिशु है, अब ये शिशु के भी होते हैं दो मन, एक तो होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन मन। इधर इस महिला के भी दो मन होंगे, एक तो होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन मन, दोनों मन होते हैं। इधर से महिला के भी दोनों मन, चेतन और अचेतन, इधर शिशु के भी चेतन और अचेतन। सर जी, गर्भावस्था में शिशु का चेतन मन होता है ब्लॉक, और जैसे ये शिशु 3 महीने का होगा अपने गर्भकाल में, तो 3 माह से शिशु का अचेतन मन चालू हो जाएगा, और अचेतन मन शिशु का मां के चेतन मन से हो जाएगा कनेक्ट। तो जैसे ही मां अपने गर्भकाल के 3 माह होंगे, तब से शिशु का चेतन मन मां के चेतन मन से कनेक्ट हो जाएगा, कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो मां चेतन मन में जैसा देखेगी, जैसा सोचेगी, जैसा विचार करेगी, वो सीधा शिशु के कौन से मन में स्टोर हो जाएगा? अचेतन मन में। हमारी स्टोर कैपेसिटी क्षमता होती है अचेतन मन के पास में। तो मां जैसा देखेगी अपने गर्भकाल में, इसका मतलब 3 माह से 9 माह के अंदर मां जो जैसा देखेगी वो सीधा अचेतन मन में शिशु के में स्टोर हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि अभिमन्यु अर्जुन का जो बेटा था, अभिमन्यु ने गर्भकाल में ही चक्र भी तोड़ना सीख लिया। अब वो क्या बताओ, अभिमन्यु ने जो गर्भकाल में चक्र भी तोड़ना सीखा, वो अधिगम कहलाएगा? वो अधिगम नहीं कहलाएगा दोस्तों, उसे अभिरुचि कहेंगे। कैसे कहेंगे? देखो, जैसे ही अर्जुन की पत्नी सुभद्रा थी, सुभद्रा गर्भकाल में थी, तो सुभद्रा ने अर्जुन से कहा कि स्वामी जी मुझे आप कुछ कहानियां सुना युद्ध की। तो अर्जुन ने 1-2 दिन तो देखा, उसके बाद में उसको कहानी सुनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे अर्जुन कहानी सुनाना प्रारंभ हुआ, सुभद्रा को अर्जुन ने चक्र भी तोड़ने की पहली स्टेप बताई, दूसरी स्टेप बताई, तीसरी स्टेप, चौथी, फिर सुभद्रा को आ गई नींद। अब एक बात बताओ, जब नींद आ जाएगी तो हमारा चेतन मन कार्य करेगा क्या? नहीं करेगा। और जब चेतन मन कार्य नहीं करेगा तो बताओ अचेतन में स्टोर होगा क्या? नहीं होगा। इसी प्रकार जैसे सुभद्रा को नींद आई और इसके चेतन मन ने कार्य करना बंद कर दिया, इधर शिशु के स्टोर होना ही बंद हो गया। उसके बाद अर्जुन को मौका नहीं मिला कभी कहानी सुनाने का। उतने ही स्टेप सीखे थे चक्र भी तोड़ने के अभिमन्यु ने गर्भकाल में। आगे चल के जन्म हो गया, युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया, जितने उसने सुनाए ना उतने ही स्टेपों को वो तोड़ पाया था युद्ध क्षेत्र में अभिमन्यु। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बताओ ये अधिगम कहलाएगा कि अधिगम नहीं कहलाएगा? ये कहलाएगी अभिरुचि। अभिरुचि होती है किसी कार्य को करने की जन्मजात क्षमता, कहलाएगी अभिरुचि, अभियोग्यता। तो ध्यान रखना दोस्तों, अधिगम जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये हुआ दोस्तों, अधिगम को हमने व्यवहारिक तौर पर देखा। और इसी के आधार पर यदि हम देखें तो अधिगम होता है मनोशारीरिक, और इस आधार पर यदि हम देखें तो अधिगम होगा 2 प्रकार का, यह 2 तरह से हो सकता है। एक तो होता है संवेदी अधिगम, और संवेदी अधिगम को हम कहेंगे सेंसरी लर्निंग, और एक होता है पेशीय अधिगम। पेशीय अधिगम को बोलेंगे मोटर लर्निंग।
अधिगम दोस्तों दो तरह से हो सकता है, एक तो संवेदी अधिगम और एक पेशी अधिगम। संवेदी अधिगम को इंग्लिश में बोलेंगे सेंसरी लर्निंग और पेशी अधिगम को बोलेंगे मोटर लर्निंग। और संवेदी अधिगम किसे कहेंगे और पेशी अधिगम किसे कहेंगे, बड़े ध्यान से समझना है इन दोनों चीजों को। संवेदी अधिगम कहेंगे ऐसा अधिगम जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, किसके द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहले हमारे हुआ हो मस्तिष्क में, या मैं ये कह दूं ऐसा ज्ञान जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कहां पर हुआ हो, मस्तिष्क में, वो कौन सा अधिगम कहलाएगा, संवेदी। और इसमें जो ज्ञान की प्रक्रिया चलेगी वो चलेगी मस्तिष्क से लेकर के शरीर की ओर चलेगी। अब मैं ये कह दूं कि ऐसा ज्ञान जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पहले हुआ हो मस्तिष्क में और फिर हुआ हो शरीर में, तो कौन सा अधिगम कहलाएगा, संवेदी अधिगम कहलाएगा। अब हम देखेंगे पेशी अधिगम। पेशी अधिगम कहेंगे ऐसा ज्ञान जो हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा, किसके द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा पहले हुआ हो शरीर में और फिर हुआ हो हमारे मस्तिष्क में। या मैं ये कहूं ऐसा ज्ञान जो हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा शरीर में हुआ हो और इसमें ज्ञान की प्रक्रिया शरीर से मस्तिष्क की ओर चलती हो, तो वो कौन सा कहलाएगा, पेशी अधिगम कहलाएगा। ध्यान से समझना, जिसमें ज्ञान की प्रक्रिया इधर से इधर चले तो ये, और जिसमें ज्ञान की प्रक्रिया इधर से इधर चले तो पेशी है। इसका मतलब मस्तिष्क से शरीर की ओर यदि हम किसी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करें तो संवेदी, और पहले ज्ञान हमारे शरीर को हुआ हो फिर मस्तिष्क हुआ तो वो अधिगम कौन सा कहलाएगा, पेशी है। अब मैं दोनों उदाहरणों से क्लियर करूंगा, व्यवहारिक तौर पर समझने की कोशिश करना कि संवेदी अधिगम कैसे होगा और पेशी अधिगम कैसे होगा। मान लीजिए मेरे सामने कोई बालक बैठा हुआ है, उस बालक से मैंने कहा, इशारा किया, कहा कुछ भी नहीं, केवल इशारा किया, बालक खड़ा हुआ और बाहर चला गया। इसका मतलब बालक को पहले ज्ञान किधर आया, माइंड में आया। बालक ने सोचा कि सर मेरे से खड़ा होकर के बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। बालक को पहले ज्ञान माइंड में आया, माइंड ने शरीर को पहुंचाया और शरीर के द्वारा खड़ा होकर के बाहर चला गया। तो बताओ बालक का जो इस प्रकार का अधिगम वो कौन सा कहलाएगा, संवेदी अधिगम कहलाएगा। तो संवेदी अधिगम में ज्ञान की प्रक्रिया हमेशा मस्तिष्क से शरीर की ओर चलेगी, जबकि पेशी अधिगम में पहले ज्ञान किधर होगा, शरीर को, और फिर किधर होगा, मस्तिष्क को। जैसे ध्यान से समझना पेशी अधिगम को, मान लीजिए हमारी क्लास में उधर कुत्ता आकर के बैठ गया। अब मैं कहूं कुत्ता महाराज मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आप खड़ा होकर के बाहर चला जाओ, चला जाएगा, नहीं जाएगा। मैंने कहा यार तू मर्जी आ, जो खाना खाना, चला जाएगा बाहर, नहीं जाएगा। मैंने कहा यार तुझे बढ़िया वाली फिल्म दिखाएंगे, चला जा बाहर, चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा दोस्त, कुत्ते को अधिगम मस्तिष्क की ओर से नहीं होगा। मैंने क्या किया, एक लाठी ले कुत्ते की पीठ पर 2 फटकारे और कुत्ता भाग गया। बताओ कुत्ते को ज्ञान पहले किधर हुआ, शरीर को, फिर किधर आया, शरीर ने किधर पहुंचाया ज्ञान को, मस्तिष्क में, और मस्तिष्क ने कहा चल भाग यहाँ से, तब भाग कर चला गया। अगले दिन फिर आकर बैठ गया, मैंने फिर उसका 2 लाठियां फटकारी, फिर भाग गया। अगले दिन फिर आया, फिर मैंने 2 लाठियां फटकारी, फिर भाग गया। तो बताओ कुत्ते को अधिगम किधर से किधर हुआ, शरीर से मस्तिष्क की ओर हुआ। तो ऐसा अधिगम जो हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा पहले हुआ हो शरीर में और फिर गया हो हमारे मस्तिष्क में, वो कौन सा अधिगम कहलाएगा, पेशी अधिगम कहलाएगा। मैं ये कह दूं जिसमें ज्ञान पहले मस्तिष्क में हुआ और फिर शरीर में हुआ हो, इसमें पहले शरीर में हुआ फिर मस्तिष्क में हुआ, कौन सा कहलाएगा, पेशी है। अब जैसे देखो मैं आपसे कहूं कि योजना बनाने में कौन सा अधिगम होगा, अब बता योजना शरीर से बनेगी या माइंड से। योजना बनाने में हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव और पहले कौन होगा, माइंड एक्टिव होगा, और योजना बनाने के बाद फिर हम शरीर के द्वारा उसे पर कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो किधर से किधर प्रोसेस चली, मस्तिष्क से शरीर की ओर। तो बता योजना बनाने में कौन सा अधिगम होगा। मैं कहूं बता मनोविज्ञान पढ़ने में कौन सा अधिगम होगा, संवेदी अधिगम होगा। पढ़ना बताओ माइंड का काम या शरीर का, पहले माइंड काम करेगा फिर शरीर कार्य करेगा। चलो बताओ दौड़ने में कौन सा अधिगम होगा, दौड़ने में होगा पेशी अधिगम। क्रिकेट खेलने में कौन सा अधिगम होगा, पेशी अधिगम। बताओ कार चलाने में कौन सा अधिगम होगा, पेशी अधिगम। कैसे होगा, ध्यान से सुनना। अब आपके माइंड में एक चीज थोड़ी कंफ्यूज हुई होगी
कि साहब इसमें भी शरीर और मस्तिष्क काम कर रहे हैं, इसमें भी बिल्कुल शरीर दोनों में काम करेंगे। इसमें अंतर एक ही है, इसमें शरीर और मस्तिष्क इसमें भी काम करेंगे और इसमें भी काम करेंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इसमें मस्तिष्क पहले कार्य करेगा और ज्यादा एक्टिव होगा, और इसमें शरीर पहले कार्य करेगा और ज्यादा एक्टिव होगा। जिसमें शरीर पहले कार्य करे और ज्यादा एक्टिव हो तो पेशी है, और जिसमें मस्तिष्क पहले कार्य करे और ज्यादा एक्टिव हो तो संवेदी अधिगम कहलाएगा। जैसे देखो, मैं कह दूं तैरने में कौन सा अधिगम, बताओ तैरने में कौन सा होगा, पेशी अधिगम। कैसे होगा, ध्यान से समझना। मैंने किसी आदमी की बॉडी को लॉक कर दिया, और लॉक करने के बाद में उसे किसी तालाब में पटक दिया, फेंक दिया, और उससे कहा तैर के बताओ वो आदमी तैर पाएगा क्या? नहीं तैरेगा। क्यों नहीं तैरेगा? तैरना किसका कार्य है? शरीर। तैरने में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन होगा? शरीर। उसके बाद में फिर क्या आएगा? मस्तिष्क का कार्य। तो बताओ तैरना किसका कार्य है? शरीर का। तो इसमें शरीर एक्टिव, तो बताओ तैरने में कौन सा अधिगम होगा? पेशी है। ऐसे दौड़ने में कौन सा अधिगम? पेशी है। मैं कह दूं किसी आदमी की बॉडी को लॉक कर दिया जाए, उससे कह दिया चल भाग सकता है क्या? नहीं भागेगा। तो बताओ दौड़ने में भी कौन सा अधिगम? पेशी है। तो दोस्तों, योजना बनाने में संवेदी अधिगम, मनोविज्ञान पढ़ाने में या पढ़ने में संवेदी अधिगम, चित्र बनाने में भी कौन सा अधिगम होगा? संवेदी अधिगम होगा। निबंध लिखने में भी कौन सा अधिगम होगा? संवेदी अधिगम होगा। बताओ शतरंज खेलने में कौन सा अधिगम होगा? और शतरंज खेलने में बताओ संवेदी अधिगम होगा या पेशी अधिगम होगा? शतरंज में पहले माइंड कार्य करेगा, शरीर पहले माइंड कार्य करेगा। तो बताओ शतरंज खेलने में कौन सा अधिगम होगा? शतरंज खेलने में होगा संवेदी अधिगम होगा। बताओ ढोलक बजाने में कौन सा अधिगम होगा? ढोलक बजाने में होगा दोस्तों पेशी अधिगम, हमारा बॉडी एक्टिव होगी। बताओ हारमोनियम बजाने में कौन सा अधिगम होगा? हारमोनियम बजाने में भी पेशी अधिगम होगा। दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं, बताओ कपड़े की सिलाई करने में कौन सा अधिगम? पेशी है। और कपड़े की कटिंग करने में कौन सा अधिगम? संवेदी। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूं, बताओ मकान बनाने में कौन सा अधिगम? पेशी है। और मकान का डिजाइन तैयार करने में कौन सा अधिगम? संवेदी। क्योंकि डिजाइन तैयार करने में माइंड कार्य करेगा, जबकि मकान को निर्माण करने में शरीर ज्यादा एक्टिव होगा। इसलिए अंतर समझना दोनों में, ठीक है ना। तो संवेदी में प्रक्रिया किधर से किधर चलेगी? मस्तिष्क से शरीर की, और पेशी में किधर से किधर चलेगी? शरीर से मस्तिष्क की ओर चलेगी। अब ये क्लियर हो गया। अब मैं इसको उपनामों के बारे में और बता दूं कि संवेदी अधिगम को किन उपनामों से जानेंगे और पेशी अधिगम को किस नामों से और जानते हैं। ध्यान से सुनना। बताओ संवेदी अधिगम में ज्ञान हमें किससे होगा? कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियों से तो मैं इसे ज्ञानेंद्रिय अधिगम कह दूं, कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। बताओ इसमें ज्ञान किससे होगा? कर्मेंद्रियों से, तो इसे मैं कर्मेंद्रिय अधिगम कह दूं, कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। बताओ इसमें हमारा माइंड कार्य करेगा या शरीर? माइंड, तो मैं इसे मानसिक अधिगम कह दूं, कोई बुराई है क्या? कोई बुराई नहीं है। इसको मैं ज्ञानेंद्रिय अधिगम भी कह सकता हूं, मानसिक अधिगम भी कह सकता हूं। तो मानसिक अधिगम कहूंगा तो माइंड में क्या होगी? संक्रिया, तो मैं इसे संक्रियात्मक अधिगम भी कह सकता हूं। और जहां संक्रिया होगी तो क्या होगा? संज्ञान। दोस्तों मैं इसे संज्ञानवादी अधिगम भी कह सकता हूं। कौन से वाले को? संवेदी अधिगम को। बताओ संज्ञान है, संक्रिया खोपड़ी में होगी, खोपड़ी में दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी, तो मैं इसे अमूर्त अधिगम भी कह सकता हूं। जो दिखाई देगा वो मूर्त, और जो दिखाई नहीं देगा वो क्या कहलाएगा? अमूर्त। तो मैं इसे ज्ञानेंद्रिय अधिगम कह सकता हूं, मानसिक अधिगम कह सकता हूं, संक्रियात्मक अधिगम कह सकता हूं, संज्ञानवादी अधिगम भी कह सकता हूं, अमूर्त अधिगम में भी इसे कह सकता हूं। इधर देखो, इसे कर्मेंद्रिय अधिगम कह सकता हूं, ज्ञान कर्मेंद्रियों से होगा। इसमें शरीर एक्टिव होगा तो इसे शारीरिक अधिगम में कह सकता हूं, और शरीर में होगी क्रिया तो मैं इसे क्रियात्मक अधिगम भी कह सकता हूं, और शरीर में क्रिया होगी तो वो कहलाएगी व्यवहार, तो मैं इसे व्यवहारवादी अधिगम में इसे कह सकता हूं। और बता शरीर में जो क्रिया होगी वो दिखाई देगी क्या? 100% दिखाई देगी। तो बता मूर्त होगी, अमूर्त होगी? मूर्त, तो मैं इसे मूर्त अधिगम भी कह सकता हूं। तो कर्मेंद्रिय अधिगम इसे कह सकते हैं, शारीरिक अधिगम इसे कह सकते हैं, क्रियात्मक अधिगम इसे कह सकते हैं, व्यवहारवादी अधिगम इसे कह सकते हैं, मूर्त अधिगम इसे कह सकते हैं।
इसको अमूर्त अधिगम बोलेंगे, संज्ञानवादी कहेंगे, संक्रियात्मक अधिगम, मानसिक अधिगम और ज्ञानेंद्रिय अधिगम। तो इस प्रकार से दोस्तों अधिगम हमारे हुए दो तरह से हो सकता है, संवेदी और पेशीय। तो ध्यान रखना दोस्तों, यदि बनकर के व्यवहारिक तौर पर प्रश्न आए तो हमें भूलना नहीं है, याद रखना है। अब आगे हम लोग इसकी देखेंगे शब्दावली, जो बड़ी महत्वपूर्ण होती है अधिगम की शब्दावली। यदि जब तक हमारी शब्दावली क्लियर नहीं होगी, हमारा किसी भी टॉपिक को पढ़ना सही मायने नहीं रखता। शब्दावली यदि हमारी क्लियर है, चाहे हम कोई सा भी पढ़ें, चाहे हिस्ट्री पढ़ें, चाहे पॉलिटिकल पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी, कोई सा मर्जी, कोई सा भी सब्जेक्ट कोई सा भी पढ़ें, उसमें प्रत्येक शब्द की कुछ शब्दावलियां होती है, वो जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक शब्द समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं, हम लोगों ने पढ़ लिया कि अध्यादेश पारित हुआ, ये अधिनियम पारित हुआ, और हमें ये पता नहीं होता कि अध्यादेश पारित होता है, अधिनियम पारित होता है, अध्यादेश या अधिनियम में अंतर क्या होता है, तो पहले वो क्लियर करना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे कुछ शब्दों की शब्दावली है, अधिगम में काम आएगी। जैसे एक शब्द होता है दोस्तों प्रेरक, एक होता है उद्दीपक, एक होता है उद्दीपन, और एक होता है पुनर्वलन, एक होता है दोस्तों क्रिया प्रसूत। ये सब देखने को मिलेंगे अधिगम में। सबसे ज्यादा सिद्धांतों में आएंगे, प्रेरक किसे कहेंगे, उद्दीपक किसे कहेंगे, उद्दीपन किसे कहेंगे, पुनर्वलन किसे कहेंगे, क्रिया प्रसूत किसे कहेंगे। ये कह दूं मैं, उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वाभाविक उद्दीपक और एक होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। एक स्वाभाविक उद्दीपक और एक अस्वाभाविक उद्दीपक। एक होती है प्रतिक्रिया और एक होती है दोस्तों अनुक्रिया। एक होता है संबंधन और एक होता है दोस्तों अनुबंधन। एक होता है अनानुबंधन और एक होता है उद्दीपक सामान्यीकरण और एक होता है दोस्तों उद्दीपक विभेदन और एक होता है विलोपन। इन शब्दों को हम बड़े ध्यान से समझेंगे क्योंकि काम आने वाली शब्दावली है। आगे हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो हर सिद्धांत में काम आने वाली शब्दावली है, इसलिए इनको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, सिस्टम से पढ़ेंगे, ध्यान से समझना। प्रेरक किसे कहेंगे? तो एक शब्द है प्रेरक। प्रेरक कहते हैं दोस्तों वातावरण की ऐसी कोई भी चीज जो हमारे ध्यान को, व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, वो सब की सब वस्तुएं क्या कहलाएंगी? प्रेरक। मैं कह दूं हमारे वातावरण की वस्तु, ऐसी वस्तु जो हमारे ध्यान को, व्यवहार को, क्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, वो कहलाएंगी प्रेरक। अब वातावरण की एक वस्तु नहीं, बहुत सारी वस्तुएं प्रेरक का कार्य करेंगी, कोई भी मर्जी जो भी हो सकती है, हमारे ध्यान को आकर्षित करती है, वो सब की सब वस्तुएं क्या कहलाएंगी? प्रेरक। और उस सब वस्तुओं में से एक वस्तु जो हमें सबसे अच्छी लगेगी दोस्तों, वो कहलाएगा उद्दीपक। क्या कहलाएगा? उद्दीपक। और उद्दीपक को देख करके यदि कोई क्रिया होने लग जाए तो कहलाएगा उद्दीपन। ध्यान से समझना, उदाहरण से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। यदि हमें सब की सब वस्तु प्रभावित करे तो कहलाएगा प्रेरक,